ईरान का तीसरा बैलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ है। बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट में जंग का आज 14वां दिन है। ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है। इजराइल के दक्षिणी शहर हालात में हमला हुआ। ईरान के हमले के बाद सायरन लगातार इलाके में बज रहे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज 14वां दिन है, लगातार युद्ध चल रहा है। 14वें दिन में भी लगातार हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईरान का तीसरा बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया गया है। इजराइल के दक्षिणी शहर हालात में इलात में हमला किया गया। ईरान के हमले के बाद इलात में सायरन बजे हैं। बड़ी खबर, ईरान के हमले के बाद इलात में सायरन बजे। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रही हूं। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। 14वां दिन है, ईरान का तीसरा बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। इजराइल के दक्षिणी शहर इलात में हमला किया गया। ईरान के हमले के बाद इलात में सायरन बजे। बड़ी खबर लगातार आप तक। ईरान के हमले के बाद इलात में सायरन बजे हैं। इजराइल के दक्षिणी शहर इलात में हमला किया गया। ईरान का तीसरा बैलिस्टिक मिसाइल हमला है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हूं। मिडिल ईस्ट में जंग का आज 14वां दिन है। ईरान का तीसरा बैलिस्टिक मिसाइल हमला। बड़ी खबर लगातार आप तक। 14वें दिन में भी लगातार हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। इजराइल के दक्षिणी शहर इलात में हमला किया गया है। ईरान के हमले के बाद अब इलात में सायरन बजे हैं। बड़ी खबर लगातार आप तक। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट भी यहां पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के आतंकी शासन को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। ईरान की नौसेना, वायुसेना खत्म हो चुकी है। ट्रंप का बड़ा बयान है। ईरानी मिसाइलें ड्रोन को तबाह कर रहे हैं। ट्रंप ये बड़ा दावा कर रहे हैं। ईरान के बड़े नेताओं को नक्शे से मिटा दिया गया है। हमारे पास बहुत गोला बारूद है। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान है। ईरान 47 सालों से बेकसूरों को मारता आ रहा है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर देखिए, ट्रंप एक बड़ा दावा कर रहे हैं। ईरानी मिसाइलें ड्रोन को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, हमने ईरान की मिसाइलों को तबाह कर दिया, ईरान के बड़े नेताओं को नक्शे से मिटा दिया। ट्रंप का ये बड़ा दावा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत गोला बारूद है। ईरान 47 सालों से बेकसूरों को मारता आ रहा है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरानी मिसाइलें ड्रोन को तबाह कर रहा है। ईरान 47 सालों से बेकसूरों को मारता आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि हमारे पास बहुत गोला बारूद है। उन्होंने बड़े नेताओं को नक्शे से मिटा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ये भी दावा कर रहे हैं कि ईरान के जो बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं उनको नक्शे से मिटाना इन द सेंस कि उन्हें मार दिया है। ईरानी मिसाइलें ड्रोन को तबाह कर रहे हैं। ट्रंप का ये बड़ा दावा, बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि ईरान की जो नौसेना है, वायुसेना है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यहाँ पर बड़ी बात और एक बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आया है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के आतंकी शासन को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान की नौसेना और वायुसेना खत्म हो चुकी है। ईरानी मिसाइलें ड्रोन को तबाह कर रहे हैं। ईरान के बड़े नेताओं को नक्शे से मिटा दिया। ये बड़ी खबर लगातार आप तक। हमारे पास बहुत गोला बारूद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा दावा कर रहे हैं। ईरान 47 सालों से बेकसूरों को मारता आ रहा है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रही हैं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुका है। परिचय आपसे कराऊंगी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ मिश्र जी जुड़ चुके हैं। विश्वनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत सुदर्शन न्यूज में। रक्षा विशेषज्ञ कमांडर भूषण दीवान सर जुड़ चुके हैं। दीवान सर, बहुत बहुत आपका भी स्वागत सुदर्शन न्यूज में करती हूँ। दीवान सर, सबसे पहले शुरुआत चर्चा की आपसे ही करूंगी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि हमारे पास तो सारे गोला बारूद है, हमने मिसाइलों को तबाह कर दिया है। ईरान के जो बड़े नेता हैं
उनको नक्शे से मिटा दिया है। एक तरफ अमेरिका कह रहा था कि हमें युद्ध नहीं करना है, दूसरी तरफ ये कहना कि हमने आपकी मिसाइलों को मिटा दिया, बड़े नेता हैं उनको खत्म कर दिया। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति के बड़बोले हैं या फिर सही बात मानेंगे, किस तरीके से देखेंगे? शिवांगी जी, ट्रंप जो है, अमेरिका और इजराइल जो है, वो अभी सख्ते में घूम रहे हैं, क्या कहें क्या ना कहें। ये साफ कंफ्यूजन दिखाता है। पहले तो उन्होंने पूरी तैयारी नहीं की, इजराइल के कहने पे और सऊदी के कहने पे छलांग मार दी। इस टाइप से तो ट्रंप का साल से यही चल रहा है, 1.25 साल से, सुबह कुछ शाम कुछ। कभी कहते हैं लड़ाई खत्म हो गई, हमने जो पाना था पा लिया, फिर कहते हैं इनको तबाह करके रहेंगे, फिर कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे, फिर कहते हैं हमने रजीम बदलना है। अरे मैं आपको बता रहा हूं, युद्ध जो है बहुत नाजुक मोड़ पे पहुंच गया है, लंबा चलने के आसार है। कारण क्या है आप जानती हैं, आपने कल बताया था ईरान की कंडीशंस है। अब तो ईरान ये नहीं कहेगा, जो नए आए हैं खुमैनी के बेटे सुपुत्र जो आए हैं, चढ़े हैं गद्दी पे, वो तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना के रहेंगे, वो सुलह पे बैठेंगे नहीं। और जब तक वो सबक, पहले तो ये था बात, अगर वो खुमैनी को नहीं माना जाता तो ये भी हो सकता था न्यूक्लियर की बात मान जाए। अब तो ईरान कतई नहीं मानेगा और अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्यों? अमेरिका जब तक ग्राउंड फोर्स उतारेगा नहीं, नए अपनी मर्जी वाला रिजीम, एक पिट्ठू रिजीम ईरान में बिठा नहीं सकता है। जब तो बिठा नहीं सकता है तब तक चलता रहेगा। क्यों? ग्राउंड फोर्सेस का जंग शिवांगी जी, इराक नहीं है ये। इराक से 4 गुना बड़ा एक क्षेत्रफल है, इराक से 2 गुना इसकी आबादी है। अब तो तबाही मचाएंगे, मचा ही रहे हैं, पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे हैं। तो ये उनको तो अभी कंडीशन ये नहीं रखी, पहले तो मानने को तैयार थे, न्यूक्लियर मान जाएंगे, बैलिस्टिक मान जाएंगे। अब तो कहते हैं नहीं, हमारी पैसे दो, कंपनसेशन दो, हमारी राइट्स को रिकॉग्नाइज करो। तो बड़ी खतरनाक मोड़ में पहुंचा है। और आपको पता है असला अमेरिका का इजराइल का खत्म हो रहा है, इजराइल पे बहुत अटैक हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है। तो अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। ठीक है, हमारे साथ विश्वनाथ मिश्र जी भी बने हुए हैं। विश्वनाथ जी, अगर इस तरीके को हम देखते हैं कि 14 दिन है, 14वें दिन पर खड़े हैं, लगातार युद्ध जो है चल रहा है, ऐसे में अर्थव्यवस्था की हम बात करें, क्योंकि हॉर्मुज़ को पूरी तरह से बंद करने की बात कही है, तो ऐसे में वैश्विक अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से डगमगाई हुई है। विश्वनाथ जी, विश्वनाथ जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आ रही। जी जी, मेरी आवाज क्लियर है? जी, क्लियर आवाज है जी। देखिए, जो परिस्थितियां अब ईरान वार की हो चुकी हैं, वो बड़ी गंभीर दौर तक पहुंच गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका ने बिना गंभीर चिंतन किए, बिना प्री प्लानिंग के इस वार में कूदने का फैसला कर दिया। उनका जो सैन्य हमला कहीं प्री प्लान्ड नजर नहीं आता। हालांकि जो फर्स्ट लॉट में वो ठीक बात है कि वो टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट करने में सक्षम हुए, क्योंकि उनके स्पाई जो स्ट्रक्चर था वो मजबूत था। लेकिन अब ईरान के जो परमाणु सुविधाएं हैं वो पूरी तरह एलिमिनेट कर पाए हैं, उनके मिसाइल ठिकाने कर पाए हैं, सैन्य इकाइयां खत्म कर पाए हैं, इसमें संदेह है। क्योंकि जिस तरीके से ईरान कोई छोटा देश नहीं है, ईरान को आप इराक की तुलना करना उचित नहीं होगा। ईरान एक बड़ा देश है और अमेरिका के लिए वहां पर अपनी सामर्थ्य साबित करना मुश्किल कार्य है। देखिए, ईरान में दूसरा उनका जो टारगेट था अमेरिका का, ट्रंप का, कि हम वहां पर रिजीम चेंज कर पाए, वो संभव नहीं है। जब तक आप अपनी पैदल फोर्सेस को जमीन पर नहीं उतारेंगे, संभव नहीं है। और पैदल फोर्सेस अपनी ट्रूप को उतार कर अमेरिका 2 बार अपना इतना हाथ जला चुका है कि कम से कम सामान्य रूप से बुद्धि का जो भी कोई सामान्य विवेक का व्यक्ति होगा अमेरिका में, वो ये निर्णय लेने को कदापि नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि लेटेस्ट अफगानिस्तान से क्या हालत हुई, किस तरीके से अमेरिका जान बचाकर भागा, वो सबके सामने है। तो अमेरिका, मुझे लगता है कि कहीं इतना फंसा हुआ है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आर्थिक प्रतिबंध जो अमेरिका लगा सकता है, उससे ज्यादा तो मिडिल ईस्ट को खड़ा कर दिया है ईरान ने। बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल एकदम कॉर्नर दीवार पे लाकर टिका दिया है। जिस तरीके से जो परिस्थितियां, तेल निर्यात पर प्रतिबंध, जिस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर को रोक दिया है, वर्ल्ड इकोनॉमी को पूरा एक, जिसे कह सकते हैं ना कि एकदम ध्वस्त करने की स्थिति में। देखिए, बिना तेल के पूरी किसी भी देश की इकोनॉमी नहीं चल सकती है। और जब तेल का दाम इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो वर्ल्ड इकोनॉमी स्वाभाविक रूप से डगमगाएगी। मुझे ऐसा लगता है अमेरिका कम से कम जो थोड़ा बहुत और आक्रमण कर पाएगा, ईरान पे कर पाएगा, उसके बाद मुझे लगता है वो ईरान के साथ समझौते के लिए मजबूर होगा। मैं मजबूर शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि अमेरिका के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जिस तरीके से
तेल के पूरे सेक्टर को ईरान ने जो जिसे कहते हैं ना डीरेल कर दिया हो। अब अमेरिका ये जरूर प्रयास कर रहा है कि ईरान के जो आतंकवादी समूहों को और उन पर जो है हमला करके किसी तरीके से ईरान को थोड़ा सा दबा कर ले जाए, लेकिन ईरान की जो नई लीडरशिप है वो ज्यादा आक्रामक है। आप उससे अपेक्षा करें कि वो सिर झुका करके, ये सर करके और जो आप कहेंगे वो सब स्वीकार कर लेगा, मुझे लगता है ये बिल्कुल संभव नहीं है। मुझे लगता है ये परिस्थितियां बड़ी गंभीर हो रही हैं और ये जो हॉर्मुज जलमार्ग है ये मुझे लगता है ये बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है। हॉर्मुज पर जो संकट है वो वैश्विक तेल आपदा को उसने इतनी खराब स्थिति में इतनी जल्दी पहुंचा दिया। विद इन अ वीक, 10 दिन अभी भी नहीं हुए, 10, 11, 12 दिन हुए अभी युद्ध शुरू हुए, और उसके बाद विश्व की जो रेखा, जो गैस आपूर्ति है, तेल आपूर्ति है, ये जो पूरी व्यवस्था है, ये पूरा उसने ध्वस्त करके रख दिया है। तो कम से कम ये कह सकते हैं कि द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड टू गो विद द करंट सिचुएशन। एटलीस्ट विश्व इस स्थिति के साथ कम से कम डीजल, पेट्रोल, गैस को लेकर के आगे जाने की परिस्थिति में बिल्कुल नहीं है। इसमें वैश्विक स्तर पर जो देश हैं उन सबको सब चिंता कर रहे हैं। भारत स्वयं चिंता कर रहा है। हम पर भी प्रभाव पड़ने लगा, जबकि हम भारत के रूप में हम अपनी रिसोर्सेज को बहुत कंटेन करके चलते हैं। हमारे जो शिप्स हैं वो हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर आते हैं। तो और जिस तरीके से ईरान ने 13 देशों पर हमला करके एक अपना आक्रामक स्वरूप बनाया था, वो गंभीर चिंता का विषय है। और आगे की स्थिति में ये है कि उनकी मिसाइल सिस्टम है, जो उनका मिसाइल सेटअप है, उनका परमाणु कार्यक्रम है। अगर वो परमाणु कार्यक्रम, ये तो कोई नहीं कंफर्म कर सकता है कि उनके पास परमाणु हथियार नहीं है, तो उनका जो मिसाइल प्रणालियां हैं वो बहुत हाईटेक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जो आतंकवादी समूहों को जिस तरीके से पाल पोस के बड़ा किया वो बहुत बड़ा है। अब या तो अमेरिका इतनी गंभीर, इतनी विराट रूप में होता कि सबको एक लाइन से लगा करके और सब एलिमिनेट कर देता, तो ये अमेरिका पहले कर सकता था। उसको इस स्थिति तक आने के लिए इंतजार नहीं करना था। तो कम से कम ये कह सकते हैं आज की डेट में कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से विश्व की इकोनॉमी ध्वस्त होने की कगार पर है। जहां से ढेर सारे शिप्स रोज निकलते थे, वहां से बमुश्किल 2, 4, 10 शिप्स को, और वो भी जो अपने मित्र देशों के हैं, उनको निकलने की अनुमति दे रहा है। बड़ी मुश्किल से भारत ने अपने 2, 3, 4 शिप निकाले हैं, बहुत मुश्किल से। क्यों? हमारी इकोनॉमी हमारी भी ध्वस्त हो रही है, हमको भी दिक्कत हो रही है। हमारे यहाँ भी जो पब्लिक डिस्पीडियस सिस्टम है वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तो मुझे लगता है कम से कम अमेरिका आने वाले समय में बहुत जल्दी ये हो सकता है कि अमेरिका ईरान के सामने स्वयं नतमस्तक हो, उसके साथ कोई समझौते जैसी स्थिति करके और अपनी। चलिए भूषण जी से आगे की स्थिति समझते हैं। भूषण जी, जिस तरीके से तेल का संकट गहराया हुआ है, भारत के लिए भी एक सोचने वाली बात है, भारत के लिए भी एक चिंता का विषय है कि अगर ये युद्ध और लंबा चलता है तो भारत की स्थिति किस तरीके से देखते, कितना संकट, इसका असर हमें अपने भारत देश पर देखने को मिलेगा? शिवांगी जी, कम से कम साफ जाहिर हो रहा है 3, 4, 5, 6 महीने भी युद्ध चल सकता है। और जब ये होगा तो हमारे को 80% हमारा ऑयल तो आता है गल्फ से, वो तो बाधित हो गया। बाधित क्यों हुआ? 2 चीजों से। एक तो हॉर्मुज से जहाज निकल नहीं सकते, दूसरा ईरान ने रिफाइनरी और जो भी असेट्स हैं, सोर्सेज हैं प्रोडक्शन के, उनको हिट किया है। अगली बात आई, 3 चीजें हैं। पेट्रोल के बाद क्या आता है? हमारा आता है LNG। तो LNG जो है उससे CNG बनती है हमारे लिए, हमारी ट्रांसपोर्ट गाड़ियां CNG पे चलती हैं, हमारी फैक्ट्रियां CNG गैस पे चलती हैं, और घरों में PNG पाइप नेचुरल गैस, जो घरों में मतलब शहरों में, बॉम्बे, बड़े शहरों में, मिडिल शहरों में। और तीसरी चीज क्या? LPG तो गांवों में और मुफस्सिल एरिया में तो LPG से कुकिंग होती है, तो बड़ा खतरा हो जाएगा। तो उसमें बॉम्बे जैसी जगह में भी तो कहीं LNG गैस नहीं भी, होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह में भी LPG सिलेंडर आते हैं, कमर्शियल सिलेंडर आते हैं। तो और ये LPG बहुत भारी खतरा है। क्यों? इसमें बहुत लोगों को टच होता है। और दूसरी बात, ये इसके सोर्सेज हमारे पास नहीं है। हमारे पास 60-70% हम इंपोर्ट करते हैं, और जो पेट्रोल तो हमारे पास 2 महीने का रिजर्व है, LPG का रिजर्व हमारे पास नहीं है, LNG का रिजर्व, CNG का रिजर्व हमारे पास नहीं है खास, और वो भी मिल सकता है।
अमेरिका से मिल सकता है, ऑस्ट्रेलिया से मिल सकता है, वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे कम से कम आप देखना 0.5% जीडीपी हमारा डाउन जाएगा, और जो दुनिया की जीडीपी है वो भी कम से कम 2% डाउन हो जाएगी। आप नोट करना है इस चीज को, ये आंकड़े आए हैं कि ये ग्लोबल जीडीपी के अंदर चाइना का सबसे ज्यादा योगदान है आज की डेट में, इस साल की भी है 17-18%। उसके बाद इंडिया का योगदान है 12-13%, और यूएसए का योगदान ग्लोबल जीडीपी में उससे कम है। पहली बार हुआ है, पहले साल, कई सालों के बाद, कई सालों पहले बार ही हुआ है। तो आप समझ सकते हैं अगर इंडिया की इकोनॉमी डाउन होती है तो वर्ल्ड इकोनॉमी असर पड़ेगा। और जो अमेरिका कहती है कि हम हॉर्मुज को खुलवा देंगे, हम हॉर्मुज मर्चेंट शिप्स को, जलदुमत से मर्चेंट शिप्स को एस्कॉर्ट करेंगे, ये सब ख्याली पुलाव है उनके पास। आप समझो ये हॉर्मुज से गुजरती है, जहाज गुजरती है तो आगे ऊपर पर्शियन गल्फ 900 किलोमीटर तक है, उधर कुवैत, कतार, सऊदी, बहरीन, यूएई, ये सब देश हैं, और इराक भी ऊपर है। तो इन देशों के ऊपर और 900 किलोमीटर है, पूरा पूरा पूर्वी तट तो ईरान के हाथ में है। तो बंदर अब्बास आता है नीचे, तो उनके पास स्पीड बोट्स हैं, तो उन पर अटैक करेंगे, वो माइंस लगा देंगे ईरान। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए मेरे जो नए हुक्मरान आए ईरान में, उनके पिताजी को, इनके खुद के वाइफ को, इनके बच्चों को, जो नए हुक्मरान है, अगर मार दिया तो ये चुप बैठ जाएंगे। आओ जी हम दुनिया तक सख्ते में हैं, हम संधि करते हैं, बिल्कुल नहीं, ये न्यूक्लियर को डेवलप करेंगे और कहें मर जाएंगे हम इसका बदला लेंगे। कहीं ना कहीं संकट गहराया हुआ। अगर ऐसे में हम रूस की बात करते हैं, जो तेल आपदा पूरे विश्व में हम देखें जिस तरीके से, लेकिन विश्वनाथ जी जिस तरीके से हम रूस की बात कर रहे थे, क्योंकि तेल आपदा एक बड़ा संकट है, ऐसे में अगर रूस की स्थिति देखते हैं तो रूस की तो पूरी तरह से बल्ले बल्ले नजर आ रही है। विश्वनाथ जी किस तरीके से कहेंगे? जी शिवांगी जी, बिल्कुल ठीक बात है। रूस एक बड़ा तेल उत्पादक देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से अमेरिका ईरान युद्ध हो रहा है उसमें क्योंकि तेल की मांग तो बढ़ी रही, तो रूस को इसका लाभ डेफिनेटली मिल सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो आ रही है रूस के लिए, रूस की पोजीशन कुल मिलाकर के एक बेहतर स्थिति कह सकते हैं कि अमेरिका ईरान जो तनाव है, इससे रूस पूरे आप मिडिल ईस्ट कह सकते हैं, इसमें अपना प्रभावशीलता बढ़ा सकता है। उसको जो परिस्थितियां बन रही हैं, हालांकि रूस स्वयं अपने डोमेस्टिक फ्रंट पर बहुत कुछ झेल चुका है, उसमें लाखों लोग वहां विस्थापित हुए, ढेर सारे नागरिक मारे गए, वो अपनी उसकी परिस्थितियां वैसे ही भी गंभीर हैं। लेकिन कम से कम इस वार से, अमेरिका ईरान वार से, रूस के पास एक ऑप्शन जरूर खुला है। देखिए अमेरिका को भी मजबूर होकर के भारत को कहना पड़ा कि 1 महीने हम कह रहे हैं कि आपको छूट दे रहे हैं कि आप ले लीजिए तेल रूस से। यानी रूस को पता है कि इनएविटेबल है, रूस की पोजीशन इस समय जो है, रूस का जो प्रोडक्शन है, ऑयल प्रोडक्शन है, वो बड़ा है। तो उसको जब मार्केट में आएगा तो कम से कम मार्केट की जो ऑयल कॉस्ट है, वो ऑयल की जो प्राइसेस हैं, उसको कंटेन करने में आसानी होगी। तो कम से कम ये जरूर है, एक बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उससे रूस को भी लाभ होगा और वर्ल्ड इकोनॉमी को भी स्टेबिलाइज करने में थोड़ा सा मदद मिलेगी। दूसरा, सैन्य उपकरणों की, भाई स्वाभाविक सी बात है कि रूस के लिए जो सैन्य उपकरणों की बिक्री का एक ऑप्शन तो खुलता ही है, युद्ध होता है तो उसका लाभ होता ही है उन जो भी ग्रुप्स हैं। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं देखता हूं रूस के फेवर में, कि नाटो जो रूस के खिलाफ सबसे बड़ा अस्त्र उपयोग किया था वेस्टर्न कंट्रीज ने, वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। कि अमेरिका जब ईरान के साथ युद्ध में उलझा है तो नाटो की एकता कमजोर होती नजर आती है, जिससे रूस को यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिलेगा। और साथ ही वो यूक्रेन में भी अपनी स्थिति को बेहतर कर सकता है। क्योंकि अमेरिका स्वयं अभी दूसरे फ्रंट पे लड़ रहा है, अनिश्चितता की स्थिति है, उसकी अपनी परिस्थिति डोमेस्टिक फ्रंट पर उसकी दुविधा की स्थिति है। प्रेसिडेंट ट्रंप एक बड़ी ही पिक्यूलियर पोजीशन में फंसे हुए हैं कि उनको अपने सदन में सहयोग नहीं मिल रहा है, समर्थन नहीं मिल रहा है, और बाहर वो युद्ध पे तैयार हैं। तो अपने सैनिकों को वहां उतार के उस युद्ध को जीत पाएंगे, उसके लिए सदन की अनुमति उनको मिलेगी या उसका लोगों का सहयोग मिलेगा, लोगों की भावनाएं जो है उसके अगेंस्ट कितना जाएंगी, ये बड़ी पिक्यूलियर सिचुएशन है अमेरिका के लिए। तो ये सारा खेल जो है ये
रूस के फेवर में जाता नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि कम से कम जो यूक्रेन वार जो है वो वहां पर रूस एक विन विन सिचुएशन में आ गया है। हालांकि ये फायदे अस्थायी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत लंबा चलेंगे, इसमें ये थोड़ा सा संशय है, लेकिन तात्कालिक रूप से अगर ये युद्ध थोड़ा लंबा खींचता है तो ये आप कह सकते हैं कि रूस को इसका लाभ जरूर मिलेगा। हालांकि वैश्विक स्तर पर परिस्थितियां कितनी गंभीर होती हैं, ये वार कितना लंबा चलता है, या अमेरिका इसमें किस लेवल तक और उतरता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। क्यों, अगर इलोंगेट होता है वार तो निश्चित रूप से मिडिल ईस्ट के इस संकट से के बहुत दूरगामी परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। क्यों, मिडिल ईस्ट का संकट वहां का लोकलाइज संकट नहीं है, ये वैश्विक संकट में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और ये 14 दिन 13 दिन का युद्ध जो है ये पूरे विश्व को एक, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल दीवार पे लाकर खड़ा कर देना, जहां पर अव्यवस्था की स्थिति हो पूरे वैश्विक व्यवस्था में, पूरी इकोनॉमी बिल्कुल विश्वनाथ जी, अब ये जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आगे क्या संभावना रहती है, ये देखना होगा कि युद्ध जो है कितना लंबा खिंचता है। जिस तरीके से हम लगातार इस विषय पर चर्चा भी कर रहे हैं, अमेरिका कहीं ना कहीं कह रहा है कि वो युद्ध करना नहीं चाहता, लेकिन ईरान ने तो ऐलान जो है जिस तरीके से किया है कि हम 6 महीने तक युद्ध लड़ सकते हैं, उनके पास तमाम मिसाइलें जो है वो तैनात है। और अब तक शिवांगी के साथ आप देख रहे थे किस प्रकार से उन्होंने बातचीत की हमारे पैनलिस्ट से, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, उसके बाद उन्हीं पैनलिस्ट से हम आगे इस बातचीत को बढ़ाएंगे। दुबई में ईरान का ड्रोन अटैक, बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर है। दुबई में फाइनेंशियल सेंटर पर ड्रोन हमला। अब सोचिए दुबई भी किस प्रकार से इनकी जद में आ गया। सेंट्रल दुबई में तेज धमाके सुने गए हैं। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर पर हमले की जानकारी है। ईरानी ड्रोन से हमला हुआ है। दुबई में ईरान का ड्रोन अटैक, दुबई में फाइनेंशियल सेंटर पर ड्रोन हमला, सेंट्रल दुबई में तेज धमाके सुने गए हैं। तो ये बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। लगातार अपडेट्स, लगातार बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है दुबई में फाइनेंशियल सेंटर पर ड्रोन हमले से संबंधित। लेकिन लगातार गल्फ कंट्रीज में स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। एक और बड़ी खबर जान लीजिए, इजराइल का ईरान में ताबड़तोड़ हमलों का दावा है। एक और बड़ी खबर है, ये पश्चिम और मध्य ईरान में हमले किए गए हैं, ये आईडीएफ ने कहा है। जी हाँ, ये जो दावा इजराइल का वो हम बता रहे हैं। ईरान में 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए, फाइटर जेट से बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की गई है। यह भी कहा गया है इजराइल के द्वारा ऑपरेशन रोर ऑफ द लायन के तहत ये एक्शन हुआ है, इसको भी अंकित इन्होंने किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं लगातार कि किस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं। दावे दोनों तरफ से लगातार हो रहे हैं। बिना किसी देरी के पैनलिस्ट की तरफ बढ़ जाएंगे हम। हमारे साथ 2 पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे। बता देते हैं आपको, भैया एक बार दिखाइए, स्क्रीन पे दिखाइए कौन कौन से लोग हमारे साथ हैं। हमारे साथ विश्वनाथ मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ कमांडर भूषण दीवान जी हैं। हम सभी से बात करें, पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए सर। कमांडर भूषण दीवान सर, आईडीएफ का भी दावा है। अच्छा, इस बीच में दुबई को इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है, ये जरा समझाइए, और ये किस दिशा में मामला बढ़ रहा है यहां से सर? आशीष जी, दुबई खफा है यूएई से, क्योंकि उन्होंने पहले तो यमन में भी अटैक किया। यूएई ने इजराइल से मिलकर जो अब्राहम अकॉर्ड है उसमें मिले हुए हैं, और यूएई जो है बिल्कुल ईरान के सामने पड़ता है, और उसके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है ऑयल भेजने का। अगर सऊदी के पास, तो फिर भी जो पर्शियन गल्फ जो है उसके पश्चिम छोर पे जो है सऊदी का जो पूर्वी कोस्ट है, और सऊदी का जो बड़ी रिफाइनरी पूर्वी तट पे है, तो वहां से तो वो जेड्डा में भी ऑयल पाइपलाइन से ऑयल भेज सकते हैं, काम चला सकते हैं कुछ ना कुछ, हॉर्मुज से ना भी गुजारे तो। पर यूएई के पास वो भी इतना ऑप्शन नहीं है उसके पास। तो बात यह है कि यूएई ने खुल के सपोर्ट किया है ईरान के बरखिलाफ, जाके यूएसए के साथ मिलके, तो उनको दबाना चाहते हैं, और यही बात है। और जो आप कह रहे हैं, जो अभी सवाल यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जलडमरू मंथ जो है, समझो बंद ही है। क्यों? जब फायरिंग होती है तो कोई जाता नहीं वहां पे, ठीक है। फिजिकली बंद ना हो तो प्रैक्टिकली बंद है वो। जब बंद है तो दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, गैस के, एलपीजी के, एलएनजी के, सीएनजी के, सब दाम बढ़ रहे हैं। और यूएसए जो कहता है कि हम तो अमेरिकन जो शिप्स हैं, वॉरशिप्स हैं, जंगी जहाज हैं, वो हम प्रोटेक्ट करके स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज से दुनिया को, हर टैंकर को सपोर्ट करेंगे। बड़ा मुश्किल काम है। क्यों?
ईरान के पास पूर्वी तट पे तो आपको पता है ईरान का पूरा तट है और स्पीड बोट्स है उनके पास, और वो अटैक कर सकते हैं, मर्चेंट शिप्स को भी अटैक कर सकते हैं। अगर आप अमेरिकन जंगी जहाज मेरे टैंकर को, ऑयल टैंकर को सपोर्ट कर रहे हैं, वो एस्कॉर्ट दे रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, फिर भी मैं तो वल्नरेबल हूं, मेरे पे अटैक आ सकता है ईरान का, मैं तो डूब जाऊंगा। तो कौन इंश्योरेंस कंपनी इसको इंश्योर करेगी और कौन प्राइवेट कंपनी अपना जहाज वहां भेजेगी? तो ये कहने की बातें हैं, ये नहीं हो सकता है। तो ये इसका प्रैक्टिकल नहीं है। सवाल ये अभी इस चीज को आगे बढ़ाने, और ईरान ने अभी जो कंडीशन रखी है आपने देखा है, ईरान ने तो कहा है आप भूल जाइए अनकंडीशनल सरेंडर। अनकंडीशनल सरेंडर मतलब कोई कंडीशन नहीं। मिस्टर ट्रंप कहते हैं ईरान को कोई कंडीशन नहीं, सरेंडर कर दो। क्यों करें भाई, हम तो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो हम तो चाहते हैं हाँ, अगर आप लिख के दें आप जो खर्च हमारे हर्जाना हुआ है हमारे रिफाइनरी पे, हमारे प्लांट्स पे, इंडस्ट्री पे, उसका पैसा भरेंगे, नंबर 1। नंबर 2 आप गारंटी देंगे कि हम एनपीटी के हिसाब से, एनपीटी माने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के हिसाब से अपना हमारा हक है न्यूक्लियर की, हम डेवलप कर सकते हैं शिप उसके लिए, पीसफुल यूज के लिए, वेपन के लिए नहीं। और तीसरा आप हमारे पे अटैक नहीं करेंगे। क्यों? इजराइल जानता है अभी हम सरेंडर कर गए, बैठ के बात करने को, जैसे बात खत्म होगी 2 महीने के बाद इजराइल जो है फिर से ईरान पे अटैक कर देगा। क्यों? इजराइल को खतरा है कि ईरान पार, अभी जो इस जंग हुई 15 दिन की हुई हो रही है, समझो 15 दिन समझ लो, तो ये जो है तो ईरान तो मजबूत हो गया है और मजबूत, साइकोलॉजी मजबूत हो गई उसकी, हालांकि मार काफी खाई है उसने। तो वो ईरान जब मजबूत होएगा दोबारा, अब वो खुमैनी के जो पिताजी हैं उनके डेथ, उनको मार दिया, खुमैनी की फैमिली को मार दिया, जो अभी खुमैनी अभी है खमेनाई, तो वो तो बदला लेंगे, वो तो न्यूक्लियर भी बनाएंगे, तो ये इजराइल दोबारा अटैक करेगा। ये कंडीशन तो अमेरिका को, इजराइल को मानी नहीं ईरान की, और ईरान को भी मान नहीं है कि अभी सब छोड़ के सरेंडर कर दो। क्यों करें? तो लंबा युद्ध चलेगा और इसमें दुनिया में। और सुनिए एक छोटी सी बात और, जी सर, चीन के पास आशीष जी 500 बिलियन बैरल्स ऑयल रिजर्व है। चीन को चिंता नहीं है। और नंबर 1, नंबर 2 चीन तो रूस से भी ऑयल ले सकता है। तो चीन की बला से कि ट्रंप फंसा रहे, अमेरिका की नाक रगड़ी जाए मिट्टी में, तो क्यों लंबा चल रहे दो इसको। और रूस कहेगा तो सही, मैं कह रहा हूं, मध्यस्थता करा रहा हूं, पर रूस ने क्या बोला है? रूस ने कहा है रूस को फायदा है। क्यों? रूस जो इतना बड़ा, जितना ऑयल प्रोड्यूस सऊदी करता है, लगभग उतना उससे 10% कम सऊदी रूस करता है। उसका ऑयल बिकेगा, पैसे बल्ले ही बल्ले। तो जो भी हो, ऑयल आ जाए मार्केट में, फिर भी रेट बढ़ा रहेगा। अभी प्रॉपर्ट हमारे रुपए का वैल्यू गिर रही है, आप देख रहे हैं। और हमारे रुपए की वैल्यू क्यों गिर रही है? क्योंकि वो मतलब ये तो गरीबी की निशानी है। ओके, आप सर प्लीज बने रहेगा, हमारे साथ विश्वनाथ जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। विश्वनाथ सर, आप किस दिशा में जाते देख रहे हैं? 14 दिन हो गए सर, और 14 दिनों में कहीं से भी लगा नहीं है कि ईरान झुका है या उनकी धमकियों से भी हिला है, डरा है? क्योंकि हर दिन नई धमकी हम यूएस की तरफ से देख रहे हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं, ये भी कहते हैं कि हम जीत गए हैं युद्ध, तमाम बातें भी होती हैं, एक नैरेटिव भी साथ साथ में गढ़ा जा रहा है सर। आशीष जी देखिए, युद्ध जो है जिस स्थिति में अमेरिका ने लाकर खड़ा किया है जी, तो अमेरिका एक बैकफुट पर है। अमेरिका, मुझे फिर लगता है कि अमेरिका को ही पैर पीछे खींच करके, और अमेरिका को ही ईरान की शर्तों को या उनके जो प्रो ईरान कंडीशंस होंगी उनको मानना पड़ेगा अगर युद्ध रोकना है। नहीं तो युद्ध चलेगा, क्योंकि अमेरिका के पास अपनी इज्जत बचाने की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, ईरान एक पॉजिटिव पोजीशन में, इस समय बेहतर पोजीशन में है। क्यों? अगर वर्ल्ड इकोनॉमी को ध्वस्त करने की सामर्थ्य है ईरान के पास। और देखिए इकोनॉमी कितनी तेजी से, चीजें कितनी तेजी से बिगड़ रही वर्ल्ड वाइड। कोई एक देश का नहीं है, ऐसा नहीं कि केवल अमेरिका परेशान है या केवल इजराइल परेशान है। पूरे विश्व का, मिडिल ईस्ट का संकट नहीं है, ये पूरा विश्व का संकट है। इस युद्ध से पूरे विश्व में, मिडिल ईस्ट के साथ से शुरू हुआ और पूरा विश्व प्रभावित हो गया है जी। देखिए, प्रेसिडेंट पेजेश्कियन ने बहुत क्लैरिटी के साथ 3 शर्तें अपनी रखी। उन्होंने कहा है भविष्य में आप हम पर हमला नहीं करेंगे, इसके लिए इंटरनेशनल गारंटी दी। मतलब आप इस बात को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इंटरनेशनली स्वीकार करिए, एक तरीके का अमेरिका के लिए झुक करके सॉरी बोलने जैसा। दूसरा, युद्ध विराम करना। तो ये जो परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है ये गंभीर है। ये अमेरिका के लिए बड़ा ही क्रिटिकल आप इसको कह सकते हैं, मैं इसको क्रिटिकल कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि अमेरिका
कि अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड टू कंटिन्यू विद दिस वॉर। मुझे बार बार ये लगता है, क्यों इस स्थिति में आप जीत नहीं सकते और अपनी सेनाएं आप उतार नहीं सकते। आप वहां पर अपनी लीडरशिप, अपनी प्रो यूएस लीडरशिप वहां पर अगर आप क्रिएट करना चाहें, वहां की ट्रांसफॉर्म करना चाहें, वहां के करंट लीडरशिप को हटा करके अपने लोगों को बिठाना चाहें, उसको जीतना चाहें, तो आपको अपनी सेनाएं उतारनी पड़ेंगी। वे आउट नहीं है। और सेना उतारने के लिए कम से कम अब स्थिति नहीं है। ना उनकी संसद उनके साथ है, ना लोग उनके साथ। अफगानिस्तान का अनुभव बहुत लंबा अनुभव है, बहुत से परिवारों ने अपने लोगों को खोया है वहां, और कम से कम वहां के लोग इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो अब अपने परिवार के लोगों को जो सेना में है उनको खोएं। धन के उनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वो, इसलिए वो युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के विरुद्ध है। तो ईरान इजराइल का जो टकराव है, ये इसमें अमेरिका की जो एंट्री थी, ये एक गंभीर मोड़ तक पहुंच गई है। आप ये देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिका को ही फिर लगता है कि बहुत लंबा अमेरिका खींचने की स्थिति में नहीं नजर आता है। अमेरिका चूंकि पलट जाती है, जो अमेरिका की लीडरशिप है उनके लिए ये नहीं कि उन्होंने एक स्टैंड ले लिया तो पलटे कैसे। वहां की जो करंट लीडरशिप है, उन्हें हो सकता है शाम को कहें अंधेरा है और फिर 2 मिनट बाद कहें अभी तो पूरा उजाला है, वो पलट सकते हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका को एक स्टैंड लेना पड़ेगा। अमेरिका हो सकता है, ये भी आप दे सकते हैं कि अमेरिका जो है उसी ईरान के साथ समझौता करता नजर आ जाए, उसी के साथ ये बात को कहे, युद्ध विराम कहे, जिसमें दोनों पक्ष अपने हमले रोक दे। फिर अमेरिका कहे कि नया समझौता करके कहे भाई ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को थोड़ा सीमित कर ले और अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दे दे, और कुछ इस तरीके का खेल करके अमेरिका, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई एक रास्ता निकालेगा। क्यों? क्योंकि ये फिर मुझे लगता है कि अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड टू कंटिन्यू दिस वार फॉर लॉन्ग। क्यों? क्योंकि उनके पास वे आउट कोई रास्ता नहीं बच रहा है। उनका परमाणु कार्यक्रम उनका कहां तक पहुंचता है ईरान का, आज भी उनको नहीं पता है। उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी वो इतनी उन्नत है कि अमेरिका अब जो उनके मित्र देश हैं, जहां जहां उनका सेंटर है, जहां जहां उनके उनकी एयरफोर्स तैनात है, उनके लोग तैनात हैं, तो वो भी खतरे में आ रहे हैं, वो देश खतरे में आ रहे हैं, उनके जो मित्र देश हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए एक बड़ा गंभीर संकट है। ये ईरान से बड़ा संकट अमेरिका के लिए है, और अमेरिका इसमें जीतता हुआ तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। 2 हफ्ते की जो परिस्थितियां हैं, हाँ एक बात जरूर है कि फर्स्ट अटैक में विश्वनाथ जी वो घोषित कर चुके हैं कि वो जीत चुके हैं ये जंग। अब तो टाइम पास के लिए लड़ रहे हैं, उनकी सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। वो तो पहले ट्रंप कह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि बर्बादी तक हम जंग जारी रखेंगे, लेकिन वो अपने आप को जीता तो घोषित कर ही रहे हैं ट्रंप 2-3 दिन से। देखिए ट्रंप, मैंने फिर कहा, देखिए ट्रंप की जो परिस्थिति है, ट्रंप क्या कहते हैं और सुबह क्या कहते हैं और शाम को क्या कहते हैं, वो वाकई बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है। ये बात सही है कि फर्स्ट गो में उन्होंने उनकी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन वहां की जो माइंडसेट है उसको हमें समझना होगा। वो झुकते नहीं है। आप ये देखिए, अफगानिस्तान में ऐसा लगता था कि अफगानिस्तान से अमेरिका जीत जाएगा, अमेरिका से किस तरीके से भागा अमेरिका वहां से जान छुड़ाकर। तो ईरान की तो स्थिति यह है कि ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं है, उसकी इकोनॉमी कोई छोटी सी नहीं है कि इराक जैसी है और छोटा सा देश पड़ा हुआ है। ठीक है, आपने उसको 2 थप्पड़ मारा और बिठा दिया कि बैठ जा, चल आज, या उसके प्रेसिडेंट को आपने एयरलिफ्ट किया और लेकर के चले गए, आपने कहा अब ये आज से देश मेरा है। इट विल नॉट हैपन। अमेरिका को अगर वहां पर निस्तारण करना है तो अमेरिका को खुद झुकना पड़ेगा। अमेरिका विल हैव टू कम टू द टॉकिंग टेबल टॉक्स करनी पड़ेंगी, तभी वो तय कर पाएंगे, और उनकी भी शर्त माननी पड़ेगी। नहीं, अगर यहां से सर, अगर आप कह रहे हैं इसकी संभावना अगर मान लीजिए बन भी जाएं, तो भाई यूएस की क्या साख रहेगी दुनिया में? वो तमाम बड़ी बातें करने वाला यूएस, कहीं पे भी घुसकर किसी को उठा लेने वाला यूएस, अगर यहां से कदम भी, क्योंकि पीट हेक्सेट जो इनके सचिव हैं, उनका बयान हमने सुना था कुछ समय पहले, वो कह रहे थे कि हम लंबा इस युद्ध को नहीं खींचेंगे, हम बुश और ओबामा वाला काम नहीं करेंगे, उसको लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन जल्दी भी तो खत्म नहीं कर पाए। ये भी तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब ईरान कह रहा है कि हम तो लंबा खींचने के मूड में है भाई, अब खींचो। अब यहां से मामला फंस रहा है कि अगर यूएस एक कदम भी पीछे खींचे या टेबल टॉक जिसकी आप बात कर रहे हैं वो करता है, तो फिर कहां का रह जाएगा यूएस? तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, उनकी साख भी दांव पर लगी है। हमारे साथ भूषण दीवान सर भी है, कमांडर भूषण दीवान सर, अब आप इस पे जरा समझाइए, क्योंकि हॉर्मुज तो घेर लिया गया है पूरी तरीके से, इस प्रकार की खबरें आ रही हैं, माइंस बिछाना और तमाम चीजें हैं, आपने समझाया भी था उस दिन, लेकिन ये
घेर कर, हॉर्मुज को घेर कर वैश्विक मंदी लाने की कोशिश करके साउथ एशिया से लेकर पूरे एशिया में दिक्कतें पैदा करना, क्रूड ऑयल और तमाम चीजों की, क्या ये ईरान चाहता है कि इस प्रकार की स्थितियां बने और जिम्मेदार ट्रंप या जिम्मेदार यूएस हो और ये दुनिया में मैसेज जाए? साथ साथ में ये भी चल रहा है। बिल्कुल आशीष जी, यही तो उनकी स्ट्रेटजी है। हमारे पास बंदूकें नहीं है, हमारे पास छोटी बंदूकें हैं, हमारे पास ड्रोन्स हैं, हम तो पूरा आग लगा देंगे आजू बाजू। जो जीसीसी कंट्रीज हैं वो जॉर्डन तक पहुंच गए, ऊपर से कतर, कुवैत से लेकर नीचे तक पूरे को, ओमान तक को नहीं छोड़ा उन्होंने। अब तो आप देख रहे हैं कि नेटो के लोग पीछे हट रहे हैं। एथेंस के अंदर, वो एथेंस ग्रीस की जो राजधानी है, वहां जुलूस निकले हैं कि अमेरिका इजराइल गलती कर रहा है ईरान के ऊपर अटैक करके, क्योंकि दुनिया त्रस्त हो रही है इसमें। और तो ये, और ईरान के पास क्या यही है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो सब डूब रहे हैं साथ में, दुनिया डूबेगी। तो दुनिया डूबेगी तो अपना आप अमेरिका को अकल ठिकाने आएगी भी क्या कर रहे हो, अमेरिका को भी सख्ती पड़ेगी, तकलीफ पड़ेगी, तो वो उनको सुलह करनी पड़ेगी। पर देखिए ना, मेरी समझ में ये है, विश्वनाथ मिश्र साहब, रिस्पेक्टेड मिश्र साहब ने कहा कि उनको हार मान के चुपचाप सुलह कर लेनी चाहिए। अमेरिका ऐसे इसलिए नहीं कर सकता मेरे ख्याल में। क्या आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आशीष जी, क्या नाक रह जाएगी अमेरिका की। तो मेरी समझ में ट्रंप क्या करेगा, जो ईगो मास्टर है वो, हालांकि ग्राउंड फोर्स से उतारना, जिसे कहते हैं ना बूट्स ऑन द ग्राउंड उतारना, बेवकूफी है। पर फिर भी अपनी कुछ ना कुछ हो जाए तो 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए चलने दो, डेल्टा फोर्स भेज दो, जैसे मादुरो को पकड़ने के लिए भेजी थी। मादुरो वाला काम यहाँ नहीं है, मादुरो की तरह उसको पकड़ नहीं सकते किसी को आप, वो तो असंभव है। हाँ, तो ताकि भेज दो, ताकि देखे पता नहीं फिर क्या पता क्या हो जाता है, बच जाए, छूट जाए, पतली गली मिल जाए हमें, वो ये करेंगे। पर अगर उन्होंने फोर्सेस उतार दी तो फंसते हैं, क्योंकि 4 गुना बड़ी देश है ये, पहाड़ों वाला देश नहीं, इलाका नहीं है कि समतल पूरा है, डेजर्ट सैंड है। तो ना टैंक जा सकते हैं, ना फौजों को तकलीफ होगी, और डबल तो आबादी है, और वहां उनके बासिज है। बासिज तो गांव में वो पकड़े हुए लोगों को उन्होंने, वॉलंटियर्स को, 10 लाख की आर्मी है उनके पास, बासिज की आर्मी, मतलब वॉलंटियर आर्मी। तो आसान नहीं है, पर फिर भी कुछ ना उतार दें, डिसीजन ले। ठीक है विश्वनाथ मिश्रा जी, मैं समझना चाहूंगा आपसे सर कि इजराइल की क्या स्थिति है अभी, वो जरा बताइए, क्योंकि आप कह सकते हैं कि यूएस के कंधे पर रखकर बंदूक वो चला रहा है, लेकिन इधर से ईरान अच्छी खासी, आप कह सकते हैं, पिटाई कर रहा है इजराइल के। आज भी ताबड़तोड़ हमले उत्तरी इजराइल और तमाम जगहों पर बाकायदा IRGC की तरफ से ये बातें कही भी गई, हमने कहां पर अटैक किए हैं इजराइल में। अब ऐसे मैं आपसे समझना चाहूंगा, इन 14 दिनों में कितना नुकसान पहुंचा है इजराइल को, और इजराइल कितने दिन और सर्वाइव कर सकता है, उनकी क्या स्थिति है इस वक्त? जो अमेरिका, ईरान और इजराइल का जो युद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसमें इजराइल पे बहुत असर हुआ है। अमेरिका स्वाभाविक रूप से, अमेरिका पर ठीक है, अब डायरेक्ट कोई ऐसा कोई बड़ा दुष्प्रभाव नहीं रहा। इजराइल छोटा देश है, तो चूंकि ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइल हमले किए हैं, तो वहां उनके कई शहरों को बहुत नुकसान पहुंचा है। इजराइल की सेना ने ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया, भरपूर प्रयास किया रिटेलिएट करने का, उनको नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन जो नुकसान इजराइल को हुआ है वो बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब स्थिति ये हो गई है कि ईरान का जो आंतरिक जो सुरक्षा चक्र है उस पर दबाव हो गया। क्यों? क्योंकि ईरान बड़ा देश है, कंपैरेटिवली बड़ा देश है, उसकी सामर्थ्य ज्यादा है। अमेरिका उसके साथ जरूर खड़ा है इजराइल के, लेकिन जो मार पड़ रही है वो तो इजराइल को झेलनी पड़ रही है। टेक्नोलॉजिकली आप एडवांस हो सकते हैं, आपके पास अपनी सामर्थ्य है, आपके अपने एडॉन्स हैं, लेकिन आपको युद्ध की जो विभीषिका है वो तो झेलनी पड़ेगी, और वो झेल रहा है। युद्ध के कारण इजराइल की अर्थव्यवस्था पर बहुत, ये कह सकते हैं, बहुत भारी प्रभाव पड़ रहा है। अब उसके उद्योग, बाकी सभी चीजें जो उनकी इकोनॉमी है उस पर प्रभाव पड़ रहा है, और ये मुझे लगता है कि अगर ये लंबा खिंचा तो इजराइल को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि इजराइल स्वयं भी चाहेगा कि युद्ध निबट जाए। इसीलिए मुझको बार बार ये लगता है कि शायद अमेरिका इस निस्तारण के लिए तैयार होता नजर आ जाए, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को सैन्य सहायता तो दी है, लेकिन अल्टीमेटली जो अटैक हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है, जो सिस्टम को, सेटअप को, इंटरनल सिक्योरिटी को इजराइल की, वो तो इजराइल को स्वतः झेलना है। वो उसकी डोमेस्टिक जो लॉट है उसी को झेलना है, उसमें तो अमेरिका कोई पार्टिसिपेशन करने नहीं आ पाएगा। अमेरिका तो दूरदृष्टि से देखेगा उसको। तो
तो मुझे लगता है कि कम से कम इस विवाद से इजराइल को अपनी सेना का ही नुकसान नहीं है, अपने सिविलियंस का नुकसान है, अपने सेटअप का नुकसान है, अपनी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, उसका व्यापार, उसका उद्योग सब प्रभावित हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इजराइल भी जरूर चाहेगा कि एक मैसेज उसने दे दिया है ईरान को, और अब वो भी चाहेगा कि ये वार कहीं एट द अर्लीस्ट निपट जाए, समाप्त। ठीक, ओके। देखिए इसमें कितना अमेरिका सहयोग करता है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है सर, ओके। कमांडर भूषण दीवान सर, आपको तो बहुत अच्छा खासा अनुभव है सर युद्ध और तमाम चीज़ों का। ये 14 दिनों में जिस प्रकार का युद्ध आपने देखा है ईरान, इजराइल, यूएस का, और इस बीच में कई सारी गल्फ कंट्रीज भी इसकी जद में आए, वहाँ पर अभी भी लगातार अटैक जो है ईरान कर रहा है, और क्या उसका संदेश देना चाह रहा है, वो तमाम चीज़ों पर हमने बात की। लेकिन ये यहाँ से कितना लंबा खिंचता दिख रहा है आपको? ये बहुत लंबा जाएगा या अगले एक आध 2-3 हफ्तों के अंदर धीरे धीरे उस दिशा में भी मामला जा रहा है कि टेबल टॉक हो और तमाम चीज़ें और मामला रफा दफा किया जाए, क्योंकि बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है ट्रंप को भी, यूएस को इनफैक्ट? आशीष जी, देखिए बात यह है कि ये अगर संकट बढ़ता है और ऑयल के दाम बढ़ेंगे, अभी तो 100-102 डॉलर पर बैरल है। मैं तो अगर आप होते रूस के हुक्मरान, मैं होता तो मैं कहता हूँ यार अच्छी बात है 150 तक जाने दो, तब मेरा ऑयल बिकेगा, मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। रूस, अच्छा, रूस नहीं चाहेगा जल्दी खत्म हो, नंबर 1। नंबर 2, चीन भी कहेगा जितना ट्रंप फंसा है अमेरिका में फंसा रहे, हम इसी में ताइवान पे 2 चीज कर सकते हैं, एक तो ताइवान पे झपट्टा मार सकते हैं। ठीक है, हमारा 30% ऑयल तो ईरान से आता है, पर हमारी बला से ना आए तो रूस से भी ले लेंगे, और तो इसको ट्रंप को फंसा रहने दो और ट्रंप की अच्छी किरकिरी होने दो। क्यों? अब तो किरकिरी ऑफ रैम, अंग्रेजी में कहते हैं ऑफ रैम, पतली गली ढूंढ रहा है। कभी कह देता है हम लोग तो पहले दिन जीत गए, फिर कभी कहता है नहीं इनको सिखाएंगे सबक ईरान को, फिर कहता है हम फौजी उतार देंगे, फिर कहता है हम अपने युद्ध बेड़े से, युद्ध पोतों से मेक श्योर करेंगे कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज आ जा सकें। तो बैकी बातें हो रही हैं, तो अच्छा है, किरकिरी हो रही है अमेरिका की दुनिया में, और पूरा यूरोप सख्ते में आ रहा है। तो ये सब चाहेगा भाई कम से कम इसको एम्बेरसमेंट हो, किसको? अमेरिका को। चीन भी जल्दी चाहेगा नहीं, तो मैं तो देखता हूँ लबोलबा भी है 3-4 महीने से पहले, तो शायद ये रुकेगा नहीं, क्योंकि कट्टरवादी ईरान भी है, उन्हें बदला लेना अपने खमैनी की मौत का। और मेरे पिता माने जो अभी हुक्मरान के पिता है, उनकी पूरी फैमिली का, वो ऐसे ठंडे हो जाएंगे? नहीं होंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, पॉलिटिकली कितना नुकसान हो रहा है विश्वनाथ जी ट्रंप को? वहाँ चुनाव भी आने वाले हैं, हालांकि वो तो 2 बार का उनका नियम है, वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन पॉलिटिकल डैमेज तो होता है ट्रंप को। और क्या ये माना जाए कि इसका असर रहेगा लंबे समय तक ट्रंप के ऊपर, यूएस के ऊपर? जो भी ये लड़ाई छिड़ी है, जिसको ये समझ रहे थे ये वियतनाम जैसा मामला है या फिर ये वेनेजुएला जैसा मामला है, लंबा खिंच गया अब, तो ये ज़रा समझाइए हमारे दर्शकों को, लगता है कि ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पड़ेगा यूएस के ऊपर? जी, मुझे लगता है कि जो ईरान इजराइल का जो टकराव है, जो ये युद्ध है, इसका जो इनिशियल आउटकम था वो तो अमेरिका के हित में नजर आया। अमेरिका के लिए एक अचीवमेंट जैसा था कि उन्होंने, ईरान बहुत दिन से उनकी हिट लिस्ट पे था, उन्होंने उसकी टॉप लीडरशिप एलिमिनेट कर दी। उन्होंने अपने लिए एक बड़ा तमगा ढूंढ लिया कि हाँ ये देखो मैंने कर दिया, आई हैव डन इट। ठीक है, लेकिन अब जो वार जितने दिन बढ़ेगा उतने दिन उनकी जो रिलायबिलिटी है, उनकी जो विनेबिलिटी है, उनकी पार्टी की जो विश्वसनीयता है, जीतने की सामर्थ्य है, जो चांसेस हैं, वो हर रोज वो गिर रहा है। अगर कहीं गलती से जैसा कि अभी कमांडर भूषण सर ने कहा कि अगर वो कहीं गलती से उन्होंने अपनी सेनाएं उतार दी, तो आप समझ लीजिए फिर वो अपनी स्थिति, अपनी पार्टी की स्थिति में आखिरी कील लगा देंगे कॉफिन में। बहुत गंभीर स्थिति होगी। अगर गलती से कर दिया तो विड्रॉ करने का उनके पास मुझे ऑप्शन नहीं नजर आता है। वो निकलना बहुत मुश्किल है, उतर जाने के बाद अभी तो फिर भी ठीक है, दूर से देख रहे हैं, दूर से देख के उसको चिढ़ा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बॉम्बार्ड कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, जो कर पा रहे हैं दूर से कर रहे हैं, दूसरे खिलाड़ियों से नुकसान करा रहे हैं, इजराइल को फ्रंट पे करके कर रहे हैं, अपनी उठाया, अपनी मिसाइल फेंक दी। लेकिन जब आपके सैनिक जमीन पर उतरते हैं तो वो सैनिक नहीं होते, वो देश की प्रतिष्ठा होती है,
ठीक है और सर। उनके परिवार होते हैं। डोमेस्टिक फ्रंट पर बहुत कुछ होगा दांव पर अगर ठीक है अमेरिका ये गलती करे। नहीं, बड़ी चीज ये है कि आपने खamenei को मारा तो लगा कि शायद उनका सैन्य जो ताकत है उन तमाम चीजों पर असर पड़ेगा, वो कमजोर पड़ेंगे, लेकिन वो कमजोर कहां पड़े, और ज्यादा बढ़ गए। वो तो कह रहे हैं कि हम कफन बांध कर लड़ रहे हैं, ये अंत तक लड़ाई लड़ेंगे, इस प्रकार की बातें हो रही। शायद इसने भी बहुत बड़ा झटका यूएस इजराइल को दिया। आप सभी जुड़े सर, बहुत आभार आप दोनों का। इस कार्यक्रम में फिलहाल मेरे साथ इतना है, आज्ञा दीजिए, जय हिंद।